कुछ की चल रही है तैयारी। कई राज्य स्कूल खोलने को लेकर असमंजस में। आईसीएमआर ने कहा छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बच्चों के लंग्स में वह रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। आईसीएमआर ने कहा स्कूल स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो तभी स्कूल ओपन हो। अब स्कूल चलें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं अनुमानों के बीच आईसीएमआर का ये कहना कि प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है थोड़ा डराता भी है और थोड़ा आशा भी बंधाता है। डर इसलिए है कि दूसरी लहर के तांडव ने सबको जान है तो जहान है का मंत्र कंठस्थ करा दिया था, और चिंता कम करने वाली बात यह है कि तीसरी संभावित लहर के बच्चों के लिए ही सबसे ज़्यादा घातक होने के अनुमान लगाए जा रहे थे। अब अगर स्कूल खुलने की बात हो रही है तो स्कूल जाने लायक हो ना हो, इतना तो मानना चाहिए कि बच्चों में इस लहर से लड़ जाने की क्षमता तो विकसित हो ही चुकी है। स्कूल खोलने को लेकर अभी निर्णय लिया जाना है, लेकिन आईसीएमआर के सुझाव के बाद इस पर व्यापक चर्चा छिड़ गई है कि क्या बच्चों के ऑनलाइन की एकाकी दुनिया से निकलकर दोस्तों के बीच पढ़ाई लिखाई करने के दिन लौट रहे हैं। आज इस पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि कितना जोखिम भरा हो सकता है स्कूल खोलने का फैसला। होम आइसोलेशन में कब तक पढ़ेंगे देश के कर्णधार, और स्कूल खोलने के सुझाव का मतलब क्या ये निकाला जाए कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंकाएं अब निर्मूल साबित हो गई हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं हमारे साथ। सुशील शर्मा जी अभिभावक हैं। संजय पाराशर जी हैं, शिक्षाविद के रूप में पहचान रखते हैं, आप भी अभिभावक हैं। और डॉक्टर अनुराग सिंह जी हैं, आप पेडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आपके पास आ रहा हूं जी। स्कूल खुलने की खबरें, फिर कभी इस तरह की खबरें जो इस संभावना से डराती हैं, इस सब के बीच पहले आपसे सवाल ये है कि प्राइमरी स्कूलों को अगर खोला जाता है तो कितनी तैयार हैं हमारे स्कूल्स? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। एकदम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आमतौर पे अब तक जो खबरें आ रही थी कि बच्चों पे ज़्यादा असर होगा, ये हमको भी डरा रहा था और चिंतित कर रहा था। लेकिन आज जो खबर आई है, और बीच में कुछ दावे और आ रहे थे, उनके माध्यम से आज बहुत सुखद मान रहा हूँ। और इसको मैं सुखद इसलिए नहीं मान रहा कि स्कूल खुल रहे हैं, सुखद इसलिए मान रहा हूँ कि हमारे बच्चों पे इसका असर कम होगा, और बाकायदा आईसीएमआर ने वैज्ञानिक आधार पर बताया है। सो निश्चित रूप से वहां तो कोई दिक्कत वाली बात या शक करने की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर असर होगा, ये भी कहीं से डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही थी, और अब वैज्ञानिक आधार पर कहा जा रहा नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमें मानना चाहिए, नंबर 1। अब जहां तक तैयारी की बात है तो सर क्या है कि वैक्सीनेशन में आम आदमी को डर लगने लग गया है। तो टीचर जहां आम आदमी की श्रेणी में आता है तो पढ़ा लिखा भी है, समझदार है, सबसे पहले वो लगाने की कोशिश करता है। और हमने क्या किया, संगठन लेवल पे एमएलए एमपी से रिक्वेस्ट करके स्पेशल शिविर्स लगाए हैं। तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर मोर देन 80% के हमने पहली डोज लगवा ली है, कुछ जगह दूसरी भी हो गई है, एक तरीका स्टाफ के। ये इसलिए नहीं कि कोई स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, हमारा बेसिक डर ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में उनको आपस में बुलाते हैं और वो आपस में 10-20 लोग बैठते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि स्थिति किसी की बिगड़ जाए स्कूल पे या पेरेंट्स पे अनानी हो जाए। ये हो रहा है, 100% तो नहीं हुआ। अब ये जरूर है, खुलने के बाद में सरकार से रिक्वेस्ट और करूंगा कि साथ ही एक विशेष शिविर कोरोना वायरस मान के उनको फ्रंट वर्कर्स लगा दें, और बेटर हो सकता है। साथ ही एक चीज और कहूंगा सर मैं विशेष रूप से, वो बच्चा हमारे लिए भी जरूरी है। अगर इसको आप हमारा व्यवसाय मानते हैं, रोजगार मानता, कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से हम लोग खुद ही डरे हुए हैं कि किसी कीमत पे अनहोनी स्कूल के बीच नहीं हो, वरना सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आज भी हमारी मीटिंग थी इन सब चीजों अखबार को पढ़ के ही, और उसमें एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे पेरेंट्स से भी कि वो वैक्सीनेट ज्यादा हो ले, क्योंकि आज दैनिक भास्कर में रिपोर्ट थी कि अगर पेरेंट्स हो गए, स्टाफ हो गया, तो बच्चों पे असर नहीं होगा। ठीक है सुशील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुशील शर्मा जी, सुशील शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय पराशर जी, एक अभिभावक के तौर पर, शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक व्यक्ति के तौर पर मेरा आपसे सवाल है। एक तरफ स्थितियां ये हैं कि 1-1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं,
अब ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए ही जाता है। अगर ऐसा होता तो प्राइवेट परीक्षाएं देने का भी एक ऑप्शन था। आप घर पे ट्यूशन पढ़ा लें, खुद पढ़ा लें और फिर उसको 10वीं की परीक्षा सीधे प्राइवेट दिला दें। हम ये मानते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है स्कूल में जाकर, वो उन लोगों के बीच में रहता है जो उसके हम उम्र हैं, उनसे उसकी दुनिया बनती है जो दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई समूह उसको उपलब्ध नहीं करा सकता, परिवार भी नहीं करा सकता। उससे वो बच्चा 1-1.5 साल से दूर है। अब एक तरफ तो ये स्थिति है, एक तरफ तो यूँ समझिए कि ये आवश्यकता है कि वो स्कूल जाए और वापस अपनी उस दुनिया में लौटे और अपने आप को जैसे हम तैयार हुए हैं उस तरह से तैयार करने का मौका उसको वापस मिले। दूसरी तरफ ये जोखिम है कि ऐसा करने में गाइडलाइंस को लेकर के, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह जी आपके पास भी आऊँगा ये सवाल लेकर के, गाइडलाइंस को लेकर के इतनी गफलत है, कभी क्या थ्योरी आती है, कभी क्या थ्योरी आती है, कभी क्या थ्योरी आती है। हम इस पर रिलाय करें कि बच्चे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं और उनको भेज दें, लेकिन कहीं कोई अनहोनी हो गई अगर, तो फिर बहुत बड़ी ऐसी एक परिवार के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों को खो दे। दूसरी तरफ ये आशंका है। इसके बीच में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? डॉक्टर संजय पाराशर। धन्यवाद सर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो एक सुखद अनुभूति का एहसास करवाती है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी हमें देखना होगा। बीइंग अ पेरेंट मैं स्वागत करता हूं कि अगर बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं, अच्छी बात है। बच्चे अपनी पुरानी दुनिया में लौटेंगे और अपने साथियों के साथ में बैठ करके सब चीजें शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य चीज है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये जो एज ग्रुप है, ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए ICMR जो बात कह रही है कि प्राइमरी के स्कूल्स पहले खोले जा सकते हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप है। ये स्कूल में सबसे वल्नरेबल ग्रुप होता है और इसके जो पेरेंट्स हैं वो 18 से 44 साल की उम्र के होते हैं। पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर कर लें बच्चों के अराइवल से पहले कि बच्चे जिस ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, वो जो ऑटो ड्राइवर है, जो वैन चालक है या बस ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, क्या वो वैक्सीनेटेड है। बच्चे विभिन्न प्रकार के साधनों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो है स्कूल को पहुंचते हैं। स्कूल ये सुनिश्चित कर ले, लिखित में स्कूल प्रशासन अभिभावकों को ये अवगत करवा दे कि उनके यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा चक्र जो है उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बच्चों को शुरुआत में 50-50% ही आप बुलाएं, वहां पे अल्टरनेट डेज में बुलाएं, समय सीमा जो है वो कम रखें। लेकिन इसके इतर मेरा एक सुझाव है कि ICMR की अपनी मापदंड है और ICMR ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन अगर 10th और 12th की जो क्लासेज, जो बोर्ड की क्लासेज हैं, उनको अगर हम पहली प्रारंभिक रूप से उनको बुलाएं और उनके लिए समय अंतराल स्कूल में कम रखें, अल्टरनेट डेज में बुलाएं या 50-50% बुलाएं और उसके बाद अपन ग्रेजुअल तरीके से बाकी की क्लासेज को बुला सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर इस तरीके से हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा। तो बिल्कुल बहुत बेहतर कदम होगा। सुशील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुशील जी बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए। सुशील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी सुनाई पड़ रही है। हाँ बोलें, आप बोलें, आप कुछ कहना चाहते, बोलिए। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो सुशील जी बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए संजय पाराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका ये मानना था। सुनिए सुशील शर्मा तो ये है कि जी जी आप अपनी बात बोलें सुशील जी। हाँ बोलिए सर। देखिए पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ICMR का जो स्टैंड है बार बार चेंज हुआ है। पहले इन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट वेव जो है बुजुर्गों के लिए थी, सेकंड जो है यूथ के लिए और थर्ड जो है बच्चों के लिए है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि जो है वो उनका पूरा रुख ही बदल गया, पूरा का पूरा उनकी साइंस कहाँ से चेंज हो गई, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों के लिए हम कहें कि भाई बच्चों के लिए ये जो ज़्यादा घातक नहीं है, तो बच्चे सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे। तो जो कोमॉर्बिडिटीज से जो है जो इन्फेक्टेड हैं या जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे वो। तीसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि बच्चों पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अमेरिका की स्टडी देखिए आप, अमेरिका के अंदर कितने बच्चे जो है इन्फेक्ट हुए हैं।
एक और जो चीज़ अभी मैंने सुनी कि भाई जो है जो स्कूल टीचर्स वगैरह है जो इस सारे के सारे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पिछले महीने जो सिर्फ मई के अंदर AMU के अंदर प्रोफेसर्स 26 प्रोफेसर्स उनकी डेथ हुई है ना। वो स्कूल के टीचर्स से ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ज़्यादा लर्नेड होते हैं। और जब और ये जो सारी जो डेथ्स हुई हैं विदिन 20 डेज हुई है, और ये सेकंड वेव थी। अभी थर्ड वेव तो अभी जो गवर्नमेंट कितनी बार बोल चुकी है, इधर आप देखिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो अपनी जो कांवड़ यात्रा को रद्द करता है, यूपी के अंदर जो है जो कांवड़ यात्रा रद्द की जाती है, और ये मतलब इवन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। और ये मतलब स्कूल वाले इतने ज़्यादा लर्नेड कैसे हो गए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। और बाय द वे अगर कुछ ऐसा कोई कैजुअलिटी हो जाती तो क्या स्कूल वाले इसकी वो जिम्मेदारी लेंगे? अगर आपको मालूम होगा पहले भी हुआ था कि स्कूल वालों ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, है ना, वो पता नहीं कहाँ से करके आया। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं हम कि वो जिम्मेदारी तो बाहर की बात है। एक बार बच्चे को अगर किसी के बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच हो गई, उसके बाद में जिम्मेदारियां तय करते रहिए। जाने वाला अगर चला गया तो परिवार के लिए तो हमेशा का दर्द रह जाएगा ना। इसलिए जिम्मेदारी से कोई बड़ी बात नहीं है। जिम्मेदारी मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो बहस का विषय होना चाहिए, वहां तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। उससे पहले जो आपने कहा बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक पहली बात तो आपने ये कही कि ये स्टडीज़ बार बार बदलती हैं, इसके ऊपर तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल शर्मा जी इसका जवाब देना चाहते हैं कि कैसे बच्चे सुपर स्प्रेडर नहीं बनेंगे, कैसे बच्चों के स्कूल में जाने से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए यह क्या इंतजाम कर रहे हैं? बोलिए अनिल जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि आज जिस स्टडी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या सुशील जी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, सुशील जी तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये तो सामान, ये तो अनिल जी हर किसी के जहन में आता है ये सवाल। तो आप और हम भी पढ़ते थे, अभी 15 दिन पहले तक पढ़े, तीसरी लहर आ रही है, 3 हफ्ते बाद आ जाएगी, अगस्त में उसका पीक आ जाएगा, सितंबर में पीक ढल जाएगा, बच्चे सबसे ज्यादा। मेरा सिंपल सा सवाल ही है सर, इसमें सिंपल सा कहना ही है कि कहीं न कहीं तो हमें जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर पे बिलीव करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बाकायदा सर्वे के आधार पे एक रिसेप्टर वर्ड और यूज किया है कि बच्चों में ये ज्यादा होता है, तार्किक और वैज्ञानिक आधार पे। सर्वे पहले भी उन्होंने अगर आप टेक्निकल वर्ड्स को लेकर के किसी थ्योरी को विश्वसनीय मानेंगे तो रोजाना कोरोना में हमने एक नया शब्द सीखा है। सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हमें कहीं न कहीं ये विश्वास करना पड़ेगा मिलके, और स्कूल प्रशासन के साथ मिलके इन चीजों का इंश्योर करना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं, मैंने क्या कहा 100% नहीं हो पाया। जब आपकी वैक्सीनेशन है ही नहीं 100%, तो स्कूल वाला कहां से करा लेगा बेचारा? ड्राइवर्स ऑटो में सब में है। अब क्या हो कि जैसे वैकल्पिक का सुझाव संजय पारसर जी ने दिया था, मैं स्वागत करता हूं। तो हमारे पास अगर 10 ड्राइवर है, 5 वैक्सीनेटेड है, तो उन 5 को काम ले सकते हैं। कुछ टीचर जो नहीं है उनको हम रोक के जब अल्टरनेट क्लासेस करेंगे तो वहां व्यवस्था कर सकते हैं। और पेरेंट्स के साथ मिलकर जहां वैक्सीनेटेड की बात है उसको भी प्राथमिकता में ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं पेरेंट्स हमारे साथ बैठें और बैठ के समाधान का समाधान करें, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालें। वैक्सीनेशन की एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर कि अगर एक मिनट वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन सुनिए एक मिनट सुशील जी आता हूं आपके पास। डॉक्टर साहब हमारे साथ अनुराग सिंह जी जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर साहब सबने जब ये खबर पढ़ी अखबारों में, कल जब ये खबर सामने आई, उसके बाद ये सबको चौंकाने वाली बात थी कि अभी तक तो यही सुनते हुए आ रहे थे लगातार कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी, तीसरी लहर में बच्चों को का खास ख्याल रखना पड़ेगा, तीसरी लहर घातक इस मायने में भी होगी कि बच्चों को हम चूंकि उस तरीके से नहीं समझा सकते जैसे हम खुद कोशिश कर सकते हैं प्रिकॉशन लेने की, तो तीसरी लहर को लेकर के डर बैठा हुआ था और बच्चों के हवाले से बैठा हुआ था। अब ये आ रहा है सर्वे के साथ बच्चे तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनके तो लंग्स में रिसेप्टर उस तरह के जो हैं वहाँ तक पहुँचता नहीं है ये वायरस। इस तरह की खबरें आती हैं, विरोधाभास स्वाभाविक रूप से सामने आना ही था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग सिंह जी नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने एक सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सामयिक विषय पर चर्चा आप कर रहे हैं और सही समय पर कर रहे हैं। देखिए, स्कूल खोलने का या नहीं खोलने का फैसला तो सरकार लेगी जी, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको स्टडी के माध्यम से ये बता दूं कि जो स्टडी की चर्चा और बात हो रही है और जो साइंस ऑफ कोरोना की बात हो रही है, जो रिसेप्टर की बात हो रही है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊंगा जी। ये जो रिसेप्टर है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जिसके माध्यम से कोरोना वायरस लंग्स में प्रवेश करता है, वो रिसेप्टर है। तो वो रिसेप्टर डाउनग्रेडेड है बच्चों में, तो इसका मतलब वो वायरस को अंदर लंग्स में घुसने में दिक्कत आती है, बच्चों में वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, बड़ों में वो आसानी से प्रवेश करता है। तो ये निश्चित है जी। अब हमने पहली लहर में और दूसरी लहर में बच्चों का संक्रमण कम देखा है बजाय बड़ों के। मृत्यु दर भी बच्चों में कम रही है और संक्रमण भी कम रहा है बजाय बड़ों के। किंतु स्कूल बंद होने से और ये सभी बच्चे करीब 1.5 साल 2 साल से
बहुत ही एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जो उनके विकास के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। अब बात यह आती है कि इस एनवायरनमेंट को कब तक, और जो बदलता परिवेश है वो किस प्रकार से बदल रहा है, जो हमने पहले अमेरिका में और इटली में देखा, जो हमने बाकी देशों में देखा और जो हमने अपने देश में भी देखा है। तो समय के साथ कोरोना में परिवर्तन क्यों होता है, साइंस आपको अलग अलग चीजें क्यों बताती है, वो इसलिए बताती है कि जैसे जैसे एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वायरस का संक्रमण अपना डिफरेंट रूप लेता है। इसके साथ एक चीज और होती है, उसको हम कहते हैं कि अगर वायरस में किसी प्रकार का चेंज आ गया है, कोई नई वेरिएंट आ गए, जैसे आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब एप्सिलॉन वेरिएंट की आप बात सुन रहे हैं, तो जब कोई म्यूटेशन होता है और उसमें नया वेरिएंट आता है तो फिर सारा परिवेश वापस बदल जाता है। तो इस दो चीजों को ध्यान में रखते हुए काम की बात यह है कि जो बड़े लोग हैं और जो बड़े बच्चे हैं, किसी ने ये भी अभी कहा कि 10वीं 12वीं को आने दीजिए, प्राइमरी को रोकिए, तो 10वीं 12वीं के जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उसमें एक बीमारी होती है जिसको कोरोना के बाद में MIS-C कहते हैं, उसकी संभावना अधिक है एडोलेसेंट्स में, और वो MIS-C ही एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को परेशान कर रही है। बाकी बच्चों में निमोनिया और जो पल्मोनरी संक्रमण है वो कम होते हैं, फीवर जरूर आता है, कभी दस्त उल्टी होते हैं, कभी फीवर आता है, 2-3 दिन का बुखार रहता है, उल्टी दस्त होते हैं, और उसके बाद बच्चा उस वायरस को झेल जाता है और अपनी एंटीबॉडी बना लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में विकसित हो जाती है। और वो पल्मोनरी संक्रमण या निमोनिया या जो ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति है वो बच्चों में, छोटे बच्चों में नहीं के बराबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात का मतलब क्या मैं ये समझूं, क्या हमको ये समझना चाहिए कि शुरुआती जो वेरिएंट थे उनके आधार पर, उनकी स्टडी के आधार पर ये कहा गया था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जो स्टडी की गई है उसके हिसाब से ये समझ में आया कि नहीं, बच्चे उतने वल्नरेबल नहीं हैं, बच्चों के लिए उतना घातक नहीं है ये अभी जो स्ट्रेन है वो, और तीसरी लहर में बच्चों को लेकर के जो कम से कम आशंका जताई जा रही थी उससे तो हम राहत महसूस करें ना? जी बिल्कुल राहत महसूस करें। बच्चों के लिए जो आशंका थी कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं एक वेरिएंट चेंज होने की वजह से, ये अब आप इसके लिए इतने परेशान ना हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एंटीबॉडीज का लेवल, हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट करा लें तो जहां 60% 67% लोग एंटीबॉडी पॉजिटिव है, जो ICMR की स्टडी है वो एंटीबॉडी लेवल पे की गई है कि किसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है और किसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हुई है। हाँ। वो एंटीबॉडीज लेवल अगर हम करा लें तो हमें मालूम चलेगा कि बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर आज भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और उनको कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत कम है। इसी प्रकार से ये तो यूनिवर्सली होना ही चाहिए, जो प्रिकॉशंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो स्कूल में अच्छी तरह मेंटेन हो, सभी वैक्सीनेटेड हो या उनके एंटीबॉडी लेवल हाई। अच्छा, तो हम एंटीबॉडी टेस्ट करा के भी पता कर सकते हैं। कई लोगों को शायद वैक्सीनेशन की उतनी सेकंड डोज की भी जरूरत नहीं होगी अगर उनका एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल जाने से पहले हम अपने बच्चों का अगर एंटीबॉडी लेवल करा लें तो हम अपने आप को थोड़ा सेफ समझ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो विशेषज्ञ हैं आप लोग, उनमें से बहुत लोग ये कहते हैं कि 60%, बहुत लोग कहते हैं 70% लोगों को अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं तो हम ये मान लेते हैं कि साहब हर्ड इम्यूनिटी अब आ गई है। तो अब जो ये सर्वे आया है, सीरो सर्वे, उसमें कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनको भी 67% लोगों को एंटीबॉडी उनके शरीर में पाई गई है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनको भी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है या हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं? हम हर्ड इम्यूनिटी को 67% पे नहीं मानेंगे, 80 to 90% चाहिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए। स्पेशली अगर कोई इलनेस ऐसी है जिसका संक्रमण तेजी से फैलता हो और जो घातक हो, तो उसमें 90% पे हम जाके हर्ड इम्यूनिटी को मानेंगे। 67% पे अभी हम सेफ नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा इससे। 90% पे जाने के बाद में ट्रांसमिशन रुकेगा, तो अभी थोड़ा डिस्टेंस बाकी है। ठीक है। और ये तो वो आंकड़ा था जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है उन लोगों में 80%, 87% कुछ इस तरह के भी आंकड़े हैं। मतलब हम ये मान करके चल सकते हैं क्या डॉक्टर साहब, ये अनुमान है सिर्फ, मैं आपसे कोई गारंटी नहीं मांग रहा हूँ, कि हम जो तीसरी लहर को लेकर के खौफ में थे, सिहरे हुए थे और ये मान करके चल रहे थे कि साहब तीसरी लहर आएगी और दूसरी लहर जैसी हो गई या इससे ज़्यादा खतरनाक हो गई तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको लेकर के किस तरह की चिंताएं थी हम सब जानते हैं। तो क्या ये सीरो सर्वे हमको उस चिंता से थोड़ी सी राहत देता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं देता। उसका कारण ये है कि ये बड़ी एक डायनेमिक डिजीज है और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा वेरिएंट उन एंटीबॉडीज से रुकेगा या नहीं रुकेगा, या वैक्सीन रिक्वायर्ड डिराइव्ड एंटीबॉडीज हैं या नेचुरली एक्वायर्ड एंटीबॉडीज हैं, दोनों में से कौन सी एंटीबॉडी का लेवल और किस तरह का लेवल अगले वेरिएंट को रोक पाएगा
ये कहना अभी संभव नहीं है। सो वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और मैं फिर एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि हमको प्रिकॉशन नहीं छोड़ने हैं, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपनी सामान्य दिनचर्या में आना जरूर है, लेकिन हम अगर मास्क छोड़ देंगे, हम अपने प्रिकॉशन छोड़ देंगे ये सोच के कि अब दुनिया जहान सेफ हो गया है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने प्रिकॉशंस को अपनी जगह पर रखिए और अपनी सेफ्टी आप ही के हाथ में है। अगर आप अपना मास्क पहनेंगे, अगर आप हैंड वॉशिंग करेंगे, तो आज मैं देखता हूँ बाजार में बहुत बच्चे घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ होटल्स में भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, शॉप्स पे बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो फिर स्कूल में क्यों नहीं? वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर स्कूल में भी हम प्रिकॉशन छोड़ देंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे उन बच्चों के, या डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, या हमारा स्टाफ संक्रमित होगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। हमें ये प्रिकॉशन तो अपने लेने ही पड़ेंगे, बच्चे हमारे होते हैं, तो प्लीज मास्क और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाएं, बिल्कुल, और बहुत कठोरता के साथ उन मेजर्स को अपनाएं। सरकार को बहुत जल्द इस बारे में फैसला लेना है। इस तरह की संभावना है कि अगले एक आध दिन में इस बारे में कोई फैसला हो सकता है। देखते हैं क्या होता है उसमें। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।